तो आइए बच्चों शुरू करते हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर जो है 3D ज्योमेट्री। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। किसी भी टाइप्स के आपको अगर पीडीएफ या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो कैमक्रश के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। जो आपका जो 3D ज्योमेट्री का चैप्टर है बेटा, इसमें आपको सबसे पहले एक चीज सीखनी होगी लाइंस के बारे में। जैसे कोई भी लाइंस है, कोई भी लाइन है, कोई दो पॉइंट को जोड़ के आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, ये एक लाइन बन गई। इस लाइन का ये मान लो ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, x1 y1 और z1 ये हो गया x2 y2 और z2। दो टर्म सीखने आपको, एक सीखना डायरेक्शन रेशियो और एक सीखना डायरेक्शन कोसाइन। तो जब हम डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं dr, ये होगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो होता है ये एक तरह से लेंथ कह लो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस का। तो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 पहला हो गया ये, कॉमा y2 माइनस y1 और कॉमा z2 माइनस z1। ये हो जाता है हमारे डायरेक्शन रेशियोज। दो पॉइंट दे रखे होंगे, आप डिफरेंस ले लो x का y का और z का, तो वो आपके निकल जाएंगे डायरेक्शन रेशियो। नाउ एक चीज होता है मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर मॉडुलस ऑफ दिस लाइन, दैट इज आपने ये सीख रखा होगा, 10th में भी होता है ये वाली चीज। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इस तरीके से हम मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बेटा जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो और डायरेक्शन कोसाइन में जब उसको कन्वर्ट करना हो, डायरेक्शन कोसाइन में उसको कन्वर्ट करना हो, देखो कैसे होता है। ये जो x2 माइनस x1 था ना, इसको आप मॉडुलस या मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, तो जो चीज आएगी वो आएगी डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस से। इसी प्रकार y2 माइनस y1 ये y एक्सिस का आ गया और z2 माइनस z1 अपॉन में ab ये z एक्सिस का आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो बहुत सिंपल है, आपको डिफरेंस करना है, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करना है, मैग्नीट्यूड से चीजों को डिवाइड करना है। ना थोड़ा सा ना डायरेक्शन कोसाइन के बारे में यहां पर देखो आप, डायरेक्शन कोसाइन की मीनिंग आप समझो, डायरेक्शन कोसाइन की मीनिंग आप समझो। और इससे पहले जरा ये देखो, डायरेक्शन रेशियो जो था ना, इसकी मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या है, मीनिंग बस इतना सा है, ये बेटा कॉफिशिएंट है, ये एक लाइन का कॉफिशिएंट ऑफ लाइन। किसी भी लाइन के ना की कॉफिशिएंट है, किसी भी लाइन का क्या है, कॉफिशिएंट है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन आपको क्या आइडिया देता है, देखो एक चीज, ये आपको एंगल का आइडिया देता है। इट इज द एंगल, या फिर ऐसे लिखो कॉस एंगल, कोसाइन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल बेटा कोई एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा वाई के साथ में, और कुछ एंगल वो जेड के साथ भी बनाएगा। तो जैसे ये देखो, ये एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है, और एक लाइन मैंने इसमें ड्रॉ कर दिया, ये लो ये लाइन होगी। अब ये लाइन एक्स के साथ में कुछ एंगल बनाएगा, उसको हम अल्फा एंगल कह रहे हैं, कुछ वाई के साथ बना रहा है तो उसको बीटा एंगल कह रहे हैं, और कुछ जेड के साथ बना रहा है तो उसको गामा एंगल कह रहे हैं। तो यही जो अल्फा बीटा और गामा एंगल है ना, इनका जब हम कॉस ले लेते हैं, उसी को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस देखो कॉस आ रहा है इसमें, और डायरेक्शन कोसाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो L, M, N। इसका मतलब बेटा यहाँ जो आपने निकाला है ना, ये पहला वाला आपका L है, दूसरा वाला M और तीसरा वाला N है। पहला वाला L है, दूसरा वाला M और तीसरा वाला N है। तो यहाँ पर ये LMN कैसे निकलेगा, तो L जो होता है वो होता है कॉस अल्फा, M होता है वो होता है कॉस बीटा, और N क्या होता है, कॉस गामा। तो इस तरीके से कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकलता है। अल्फा होता है एक्स एक्सिस के साथ में एंगल,
बीटा हो जाएगा वाई के साथ में और गामा किसके साथ हो जाएगा, जेड एक्सिस के साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इंक्लाइनेशन के बारे में आइडिया दे देता है ये एक्स एक्सिस के साथ में कि कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज सीखनी है जो लाइन से रिलेटेड। दूसरी चीज क्या सीखनी है कि मान लो कि दो लाइन है आपके पास, एक लाइन ये वाला है और एक लाइन ये वाला है। ठीक है, एक लाइन ये वाला है और एक लाइन ये वाला है। इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो अलग अलग है। लेट्स से मैं थोड़ा सा ये देखो, अब इस लाइन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लाइन 1 से, ये हो गया हमारा x1। चलो एक सेकेंड इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो है x1, y1 और z1, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो वो है x2, y2 और z2। अगर देखो ध्यान देना कि x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y2 बराबर आ जाए z1 अपॉन z2, कभी कुछ ऐसा कुछ आ जाए कि भाई तीनों रेशियो x का, y का और z का तीनों रेशियो अगर बराबर आ जाए, जो कि किसी k वैल्यू के बराबर आ रहा है, तो अगर डायरेक्शन रेशियो का रेशियो बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो लाइन आपकी है ना, ये दोनों लाइन, ये लाइन जो है वो पैरेलल है बेटा। क्या लाइन है, वो पैरेलल लाइन की कंडीशन है। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल। यहां पे क्या लिखोगे, डायरेक्शन डी आर प्रोपोर्शनल। इस वर्ड का मतलब हुआ कि डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब आपकी लाइन कैसे है, पैरेलल है। अब एक और टर्म होता है बेटा कोलिनियर का, बस इसके बाद हम एक्सरसाइज पा रहे हैं। एक और टर्म होता है क्या, कोलिनियर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यार दो लाइन जो है ना वो एकदम एक ही है बेसिकली। जैसे कि मान लो कि ऐसा कुछ है, यहाँ पर कोई ए पॉइंट है, यहाँ पर कोई बी पॉइंट है और यहाँ पर कोई सी पॉइंट है। तो एक चीज तो है देखो यहाँ पर कि ए बी और बी सी ये पैरेलल है। कैसे प्रूफ करोगे, ए बी और बी सी को पहले नंबर पे तो आप पैरेलल प्रूफ करोगे। कैसे, इसको यूज करके इनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो ले लेना, इक्वल आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। और उसके बाद वन कॉमन पॉइंट, और अगर एक कॉमन पॉइंट है जो कि आपको दिख रहा है कि बी जो है वो कॉमन पॉइंट है, ए बी में भी है और बी सी में भी है, तो अगर ये दो कंडीशन आपने प्रूफ कर दी ना, ये दो चीजें, तो आप लिख सकते हो कि ये कोलिनियर हो गया। अगर आपने पैरेलल प्रूफ कर दिया और एक पॉइंट बेटा कॉमन प्रूफ कर दिया, तो आप लिख सकते हो कि ये कोलिनियर। क्वेश्चन आते हैं ये प्रूफ करने के लिए। अब जरा हम आते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करेंगे। और हाँ जी बोलिए। वन कॉमन पॉइंट कैसे प्रूव होगा, पैरेलल तो हो जाएगा प्रोपोर्शनल। वो बेटा आपको क्वेश्चन में आएगा ना, अभी देखते हैं, वो अभी बोलेगा, खुद ही बोलेगा, है ना। देखो ये पहला क्वेश्चन देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला है कि यार एंगल दे दिया 90, 60 और 30 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपको क्या पूछा, इसने डीसी पूछा है, डायरेक्शन कोसाइंस पूछे। ये देखो यहाँ पर डीसी डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन एल, एम और एन के बारे में आपसे पूछा है। और अभी आपने बेटा कॉपी पे लिखा होगा कि ये कॉस एल्फा, ये हो गया कॉस बीटा और ये हो गया कॉस गामा। राइट बेटा, एक एल्फा आपको 90 दिया हुआ है, बीटा 30 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90, ये हो गया कॉस 60 और ये हो गया कॉस 30। हमें पता है कि कॉस 90 जो होता है ये 0 होता है, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा √3/2। तो ये हमारी जो है डायरेक्शन कोसाइंस आ गई। अब एंगल दिया हुआ डायरेक्ट निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2। आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ध्यान देना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, आपको डीआर्स दिए हुए हैं। डीआर्स दिया हुआ है 2, -1, -2। आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो ध्यान देना बच्चों, पहले तो आप कोफिशिएंट ए बी निकाल लो। आपको डीआर दिया हुआ है तो डीआर का स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट करके ना। तो ये 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। तो डीआर का स्क्वायर कर दो और अंडर रूट ले लो। तो ये आपका आ गया डीसी, मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ डीसी के लिए आपको अभी मैंने बताया, आपको डायरेक्शन कोसाइन के लिए कि क्या करना है, जो डीआर जो है ना, डीआर को मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है।
डी आर को मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है। तो डी आर तो ये रहे आपके, और मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया बेटा, 3 आ गया। तो डी सीज क्या आ गए, डी सीज आ गए 2/3 कॉमा -1/3 कॉमा 3 -2/3। क्लियर है? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो आपका डी सीज आ गया। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, डायरेक्शन कोसाइन से निकालने और 2 पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, ये 2 पॉइंट यहाँ पर हमने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एग्जांपल नंबर 3, -2, 4, -5, 1, 2, 3। तो बच्चे डी आर देखो क्या आ गया, डी आर देखो क्या आ गया, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो -1 + 2 ये तो हो गया 3, 2 - 4 -2, और ये हो गया 3 माइनस प्लस हो गया तो 8 हो गया। और मैग्नीट्यूड ए भी ले लो, तो ये डी आर का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, दिस इज 9 + 4 + 64। तो ये वैल्यू आ गई, आई थिंक कितनी आ गई, 68, 77। तो और डीसी निकालना है। डीसी क्या होता है, डी आर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो डी आर देखो 3 था पहला, तो 3/√77 हो गया। दूसरा -2/√77 हो गया, 8/√77 हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया। ये देखो ये रहा आंसर। इतना लंबा चौड़ा नहीं दिखाना है ना, सिंपल में आपको रखना है जो चीज होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। लिखने का तरीका आपको मैंने थ्योरी में बता दिया, तो उसमें है ना, हम सीधा मेन क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये देखो बच्चे, इसमें कह रहा है कि यार एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के क्या निकालने हैं आपको, डीसी निकालने, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो आप एक बात बताओ कि फॉर एक्स एक्सिस अगर हम बात करें, फॉर एक्स एक्सिस, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0, और अल्फा 0, तो एल हो गया हमारा कॉस अल्फा होता है, तो ये तो हो गया 1 cos 0। बीटा कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एक्स वाई के साथ में कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अरे यार तुमने पढ़ा नहीं है ये चीज, ये 90 का ही तो होता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाई के साथ कितना एंगल है, 90। एक्स एक्सिस जेड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। ठीक है, एक्स वाई और जेड क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बीटा हो गया cos 90 और गामा भी कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा। तो आपका m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा cos 90, मतलब 0, और n क्या हो जाएगा, cos गामा, ये भी कितना हो जाएगा, 0। मतलब इसके डीसीज क्या हो गए, 1, 0, 0। ये एक्स एक्सिस के लिए, इसमें वाई और जेड के लिए भी पूछा है। अगर हम फॉर वाई एक्सिस बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो फॉर वाई एक्सिस, एक बात बताओ, अल्फा कितना हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस वाई के साथ में तो 90 डिग्री है ना, और फिर वाई एक्सिस के साथ में 0 और जेड एक्सिस के साथ में 90 है ना। वाई एक्सिस के लिए चेक करोगे, वाई और एक्स का 90 अल्फा होता है ना, वाई का वाई के साथ ही 0। तो सिमिलरली, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, cos 90 पहला वाला हो गया, ये तो हो गया क्या, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, 0, 1, 1, 0। और फॉर जेड एक्सिस अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल कितने कितने हो गए, देखो अल्फा, देखो अल्फा जेड है ना 90 हो जाएगा, और बीटा ये भी 90 हो जाएगा, और गामा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, 0, cos 90 होता है 0, ये भी 0, और cos 0 होता है 1। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, डायरेक्शन कोसाइन फॉर द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सिंपल, आपको एक चीज पकड़ना है कि एंगल कितना हो रहा है, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ में, वाई के साथ में, जेड के साथ में, हमने तीनों तरीके से चीजें कर ली बेटा। नाउ अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, सो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। देखो यहाँ पर ए, बी और सी पॉइंट कोलिनियर है, ये प्रूफ करना है बेटा।
तो पहले ये देखो, ये 3 पॉइंट आपके सामने में आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर मैं डी आर ऑफ ए बी निकालू पहले, तो ए बी के पॉइंट लेने हैं, तो 1 - 2 -1 -2 -3 -5 3 और ये हो गया 7 हो गया। डी आर ऑफ बी सी, ध्यान देना बच्चे, 3 - 1 2, 8 - 2 तो 10 हो गया, ये -11 -3 -14। तो डी आर ऑफ ए बी और डी आर ऑफ बी सी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर रेशियो निकालूं, है ना, हम क्या देखते हैं, हम रेशियो निकालते हैं ना, तो रेशियो देखना बेटा, यहाँ पर रेशियो देखो, ये देखो -1/2 -5/10 और 7/-14। क्या ये सारे के सारे बच्चों ध्यान से देखना, क्या ये सारे के सारे -1/2 के बराबर है? यस और नो। देखो ये कट रहा है 1 2 पे, ये भी कट रहा है देखो 1 और 2 पे, इसका मतलब ये सारे के सारे बराबर है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, यहाँ पे देखो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये बेटा, हाँ, इसको देखेंगे आप लोग, ये देखो यहाँ पे हमने बात करी थी ना, ये देखो ये रहा। अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल, मतलब उनका रेशियो बराबर आएगा तो वो पैरेलल होता है ना। और अगर एक पॉइंट कॉमन भी आ जाए पैरेलल के साथ में तो वो कोलिनियर होता है। इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ध्यान देना बच्चों, इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये देखो यहाँ पर, ओके, ये देखो रेशियो बराबर आ गया यहाँ पर, इसका मतलब देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी और बी सी पैरेलल हो गया। और यहाँ पे साफ साफ मुझे देखने को मिल रहा है कि ए बी सी में बी पॉइंट तो कॉर्नर है। ए बी जब मैं बात कर रहा हूँ, ए बी जब हम बात कर रहे हैं तो ए बी में हमने बी लिया, और जब हम बी सी बात कर रहे हैं तब भी हमने बी ले लिया ना, तो इसका मतलब एक पॉइंट कॉमन आ गया। therefore here B is common in AB and BC line, right। अब देखो कंडीशन आ गई ना, पैरेलल भी है और एक पॉइंट कॉमन भी है, और जब पैरेलल के साथ एक पॉइंट कॉमन हो जाए तो क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हैंस A, B, C आर कैसे लाइन हो गए, कोलिनियर लाइन हो गई। तो ये आपका बेटा सारे के सारे एग्जांपल्स थे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है। अल्फा बीटा एंगल गिवन है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाल दो, वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। बेटा इक्वल एंगल बोल रहा है, एक चीज बताना भूल गया था मैं, जो आपका ये एल एम और एन जो डायरेक्शन कोसाइंस थे, तो इसमें एक रिलेशन भी होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो ये एक रिलेशन होता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि ये इक्वल एंगल बना रहा है। इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और इसका मतलब एल बराबर एम बराबर एन। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस क्या दे रखा है, इक्वल दिया है उसने। डायरेक्शन कोसाइंस क्या दिया है, इक्वल दिया है। तो इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, बिकॉज एम एन एल तीनों ही बराबर है। तो वी कैन से दैट 3l स्क्वायर बराबर 1, l स्क्वायर बराबर 1/3, दिस इंप्लाइज l बराबर प्लस माइनस 1/√3, और यही हो जाएगा mb और यही हो जाएगा nb, तीनों ही बराबर है। क्लियर हो गया सबको। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, ये जहां पर इसने बोल दिया कि इक्वल एंगल बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियो ये है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ये आपको खुद ही करना है। हमने अभी एग्जांपल किया है। इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देना आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है।
चौथा क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है। ये देखो 3 पॉइंट है, इसको आप ए ले लेना, इसको बी ले लेना और इसको सी ले लेना। पहले इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल के फिर इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल के उनको डिवाइड करके रेशियो चेक कर लेना, इक्वल आएगा। ठीक है, उसके बाद बोल देना कि एक पॉइंट कॉमन है, जैसे लास्ट वाला एग्जांपल था वैसा ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये ना एक ट्रायंगल है, ये क्या है आपका, एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये एक ट्रायंगल बनाया हमने, ये देखो एक ट्रायंगल बनाया। पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 5 -4 ये पॉइंट है, -1 1 2 -5 -5 -2। ठीक है, अब इसने बोला है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तीनों साइड्स, मान लो ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी, तो आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए बी है ना, साइड ए बी ले लेते हैं। पहले क्या ले लेते हैं, साइड ए बी। तो बेटा देखो साइड ए बी के लिए डायरेक्शन रेशियो यहां पे क्या करोगे, माइनस करोगे, -1 -3 तो -4, 1 -5 -4 और 2 -4 तो कितना आ गया, 6 आ गया। ये आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन। अब मैग्नीट्यूड ले लो, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए बी हो गया हमारा, देखो क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, देखो 16 और 36, तो ये हो गया 32 और 36 कितना होता है, √68। ठीक है, इसके आप वो कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो, तो ये आ गया आपका 2√17। अब क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। अरे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस को क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से। तो ये देखो -4 से 2 कटेगा कितने पे, -2 पे, तो -2/√17। और देखो यहाँ पर भी सेम ही हो जाएगा, -2/√17 और ये क्या हो जाएगा 3/√17। तो ये बेटा आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। कौन सी लाइन के लिए आ गया, ये ए बी साइड के लिए आ गया, ए बी साइड के लिए आ गया। नाउ इधर देखो हम करेंगे अब बीसी साइड बीसी। तो डायरेक्शन रेशियो बच्चों ये देखो बीसी कर रहे हैं ना, तो सी माइनस बी करोगे आप, -5 + 1 तो ये हो गया 4, -5 - 1 तो ये हो गया -6, -2 तो ये हो गया -4। और फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लो, बीसी मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 60, तो ये हो गया हमारा अगेन 68 हो गया। अगेन कितना हो गया, ये 68 हो गया, सेम पहले की तरह हो गया ये भी। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस कितना आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस आ गया हमारा यहाँ पर, ध्यान देना, डायरेक्शन कोसाइंस आ गया डायरेक्शन रेशियो अपन में, तो ये 2√17 होगा, तो ये आ गया बेटा 2/√17 -3/√17 -2/√17। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट खत्म होता है। अब आते हैं हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया तुम लोगों का, ओके। तो बेटा जो सेकंड एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्ट वाले से। अब इसको जरा आप समझिएगा पहले, है ना, चीजों को अच्छे से समझो बेटा, थोड़ा सा अच्छे से समझो, इसको समझना पड़ेगा इसको पहले। देखो एक लाइन है, एक लाइन हमने मान लिया, ये लो एक लाइन ये बना दी हमने, ये लाइन बन गई आपकी, और इस लाइन का हमने एक वेक्टर मान लिया आर वेक्टर। ठीक है, इस लाइन का एक वेक्टर मान लिया हमने आर वेक्टर, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये लाइन जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से पास करती है, ये लो
किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से पास करती है, दैट इज x1 y1 z1. This is A is what? A is the passing through point. Passing through point. Now इसी A का पोजीशन वेक्टर हम मान रहे A वेक्टर. पासिंग थ्रू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान रहे A वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या होता है जिस बच्चों को नहीं मालूम है, ऑरिजिन से दूरी होती है यहां तक किसी पॉइंट का, तो जो भी होता है, तो ये वाला जो वेक्टर बना ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जो कि 3D स्पेस में उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन को बताता है. जैसे कि मान लो ये x1 y1 होता है, क्योंकि 2D बना रहा हूं ये, तो इसका पोजीशन वेक्टर बन गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस 0 k कैप. तो इस तरीके से बनता है. तो जो भी उसका कोऑर्डिनेट होता है तो इस वही हो जाता है उसका पोजीशन वेक्टर. नाउ इसी लाइन के पैरेलल में एक वेक्टर है, यहां से पास कर रहा है, दैट इज बी वेक्टर. दैट इज बी वेक्टर. क्लियर है? तो ये एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू दिस पासिंग ए पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस. ठीक है. अच्छा, ये जो पैरेलल वेक्टर है ना, ये वाला, इसके डायरेक्शन रेशियो हम ले रहे a, b, c. ठीक है. इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या ले रहे हैं हम? a, b, c. और सुनो, ये जो r वेक्टर है, इसका मतलब जो लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो ले रहे हैं हम x, y, z. और ये जो a वेक्टर है, इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए x1, y1, z1. थोड़ा सा दिमाग में चीजों को बिठाओ. जो लाइन है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ले रहे x, y, z. जो हमारा पैरेलल वेक्टर है, उसके डायरेक्शन रेशियोज ले रहे a, b, c. और जो मेरा पासिंग थ्रू पॉइंट है, उसके डायरेक्शन रेशियो ले रहे x1, y1, z1. ना इस लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो यहां पे देखेंगे आप लोग. दैट इज r वेक्टर बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा b वेक्टर. ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म वेयर लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. लैम्डा हो सकता है कुछ माइक्रो वगैरह, कुछ भी. क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कराएंगे इसको. मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू, सिंपल, ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो. नेक्स्ट देखो, इसी का एक कार्टेशियन फॉर्मेट होता है. कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म. तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा? देखो यहां पर x माइनस में x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 b z माइनस z1 अपॉन c. तो ये हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म. ये हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म. दोनों ही फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको नोट करो. चलिए, अब ये हो गया एक चीज, इक्वेशन ऑफ लाइन. अब सेकंड चीज इसमें देखो कि आपके पास दो लाइन है, दो लाइन ले रहे हैं. एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई. राइट बेटा? ये L1 लाइन और ये L2 लाइन, और इनके बीच का एंगल निकालना है थीटा. एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इसका टॉपिक है ये. तो जो L1 लाइन है ना, इसके डायरेक्शन रेशियोज आप मान लो x1, y1, z1. ठीक है. और जो ये वाला जो है, इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लो x2, y2, z2. अब देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि L1 लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है b1 वेक्टर, और L2 लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है b2 वेक्टर. और अगर आपको अभी याद है, पीछे आप कॉपी में देख सकते हो कि जो b1 वेक्टर था, इसके जो मैंने लिए थे, सॉरी, b वेक्टर जो था, उसके डायरेक्शन रेशियो हमने लिए a, b और c. तो b1 का अपन क्या ले लेंगे बच्चे? a1, b1 और c1. और इसका क्या ले लेंगे? a2, b2, c2. बहुत बढ़िया. तो क्या ये जितना एंगल ये वाला है, उतना ही एंगल ये वाला होगा? यस बेटा, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना. तो एंगल चाहे आप पैरेलल वेक्टर के बीच में निकालो, चाहे आप लाइन के बीच में निकालो, बात तो एक ही है. तो आपको वेक्टर चैप्टर अगर आपने किया तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि b1 डॉट b2,
B1 डॉट B2, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ B1, मैग्नीट्यूड ऑफ B2 कॉस थीटा। उम्मीद है पता होगा। तो कॉस थीटा हो जाएगा B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड B1 मैग्नीट्यूड B2। तो आपको बच्चों यही याद रखना है लास्ट वाला, cos थीटा बराबर ये हो गया हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और डिनोमिनेटर में हो गया A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है एंगल बिटवीन द टू लाइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसी में देखो एक केस है कि अगर बेटा L1 लाइन और L2 लाइन L1 लाइन और L2 लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो हमें पता है कि उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो हो जाएगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो ऊपर वाली चीज तो जीरो हो गई, ऊपर वाली चीज जीरो हो गई। ये देखो ना, ये B1 डॉट B2 जीरो हो जाएगा तो आपका जो cos थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो वैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा। कंडीशन को समझना है। और अगर केस ऐसा हो कि L1 लाइन इज पैरेलल टू द L2 लाइन, दैट मींस थीटा या तो 0 डिग्री होगा और एंटी पैरेलल में 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो पैरेलल में आपको पता है कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू में C1 अपॉन में C2, और ये किसी K के बराबर होगा। और इस चीज की चर्चा हम कर चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं पहली एक्सरसाइज में, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लास्ट के 2 फार्मूले और पढ़ लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन की बात करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब ध्यान देना, जो लाइंस होती है ना, ये 2 प्रकार की लाइंस होती है बेटा। एक हो जाएगा हमारा पैरेलल लाइन और एक हो जाएगा अपना स्क्यू लाइन, पैरेलल लाइन और स्क्यू लाइन। तो स्क्यू लाइन क्या होता है कि एक लाइन ऐसे जा रहा है और दूसरा लाइन कुछ ऐसे जा रहा है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ये ध्यान रखना है आपको, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो ये हो गया R1 लाइन, तो ये होता है A1 प्लस लैम्डा B1 और ये हो गया R2 बराबर A2 प्लस में लैम्डा की जगह माइक्रो ले लो B2। तो देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा D बराबर A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1, एक सेकेंड, B1 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर अपॉन में B1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है कि भाई, क्रॉस B1, हाँ, डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और पूरे का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये तो हुआ स्क्यू लाइन। ना पैरेलल लाइन देखो, पैरेलल लाइन में ये लाइन बिल्कुल एकदम आपकी पैरेलल हो जाती है। तो R1 बराबर हो गया A1 प्लस लैम्डा B, R2 हो गया A2 प्लस लैम्डा B, क्योंकि यहां पर वो माइक्रो B ऐसा ले लो। नाउ डिस्टेंस बराबर हो गया यहाँ पर, दैट इज A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का पूरे का मॉडुलस ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो पैरेलल लाइन में डिस्टेंस का फॉर्मूला ये वाला चलेगा और स्क्यू लाइन में डिस्टेंस का फॉर्मूला ये वाला चलेगा, ठीक है। अब आते सीधे क्वेश्चंस पे। जो ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट जो करना होता है, इसको अभी हम वेक्टर वाले चैप्टर में या तो आपने कर लिया होगा या फिर अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी।
कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। चलो इसकी बेटा सीधे एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। ये देखो ओके 11.2। तो जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए। तो पहले एक काम करो, जैसे कि 3 सेट दे रखा, पहला सेट ये वाला है, दूसरा सेट ये वाला और तीसरा सेट ये वाला है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 3 लाइन जो है, ये वाला जो लाइन है ये ए लाइन है और ये बी लाइन है और ये सी लाइन है। तो ध्यान देना, अगर आप ए डॉट बी करते हो, अगर आप ए डॉट बी करते हो तो एक सेकेंड, ठीक है। ए डॉट बी करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये इसको ऐड करो, मल्टीप्लाई करो। ए डॉट बी क्या था, ए वन, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे ऐड करना है। 48 बाय में 169 प्लस -3 इंटू में 12, तो -36 अपॉन में 169 प्लस -4 इंटू, तो -12 अपॉन में 169। एलसीएम हो गया 169, तो 48 -36 -12, 48 - 48, 48 - 48 अपॉन में 169, दैट इज 0। इसका मतलब बेटा A1 इज परपेंडिकुलर टू B1, ये तो हो ही गया हमारा। नाउ अब B और C को चेक करो। B और C के लिए भी B और C का डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे। तो ये देखो, ये हो गया 4 इंटू 3, 12 बाय 169, 12 तिया -40, 12 इंटू में 4, तो -48 अपॉन 169 और 12 इंटू में 3 प्लस 36 बाय में 169। देख लो सेम टू सेम है, तो ये 0 ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड B, और सॉरी B इज परपेंडिकुलर टू C। ना यहाँ पे हमने दिखाया A इज परपेंडिकुलर टू B, वहां दिखाया हमने B इज परपेंडिकुलर टू C। अब अगर मैं A और C को भी परपेंडिकुलर दिखा दूं, तो जो कि इधर ही दिखा देते हम लोग, ध्यान से देखना। A डॉट B कर रहे हैं, 12 इंटू में 3, 36 अपॉन में 169 प्लस -3 इंटू में -4, -3 इंटू में -4, तो 12 अपॉन में 169 और 4 इंटू में 12 माइनस का है, तो -48 अपॉन में 169। तो सबको ऐड करोगे बच्चों 0 आ गया, तो ये हो गया हमारा ये चीज आ गई, A इज परपेंडिकुलर टू द C वेक्टर। नाउ यहाँ क्या किया, A B के परपेंडिकुलर है, यहाँ कह रहे भाई A C के परपेंडिकुलर है, और यहाँ कह रहे B C के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, है ना, तीनों एक दूसरे के। हैंस मैग्नीट्यूड वेक्टर A इज परपेंडिकुलर वेक्टर B इज परपेंडिकुलर वेक्टर C। ये चीज हो गया बच्चों। तो इसने क्या बोला था, शो दैट द थ्री लाइंस आर द विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये हमने कर दिया यहाँ पे प्रूफ। तो तीनों लाइन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सर यस, डायरेक्शन कोसाइन की जगह अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन होता तो एक ही बात है ना, उसमें भी हाँ वो तो बस वो डिवाइड हुआ है ना, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो दोनों से ही हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से देख सकते हो। शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट दिस। देखो ये पॉइंट, ये यहां से लाइन एक है और एक लाइन यहां से है, तो मैं दोनों ही लाइन का क्या करूंगा, डायरेक्शन रेशियो निकाल लूंगा, राइट। तो ध्यान देना बेटा, मतलब एक हम निकाल रहे हैं DR1, ये पहली वाली लाइन का है, और यहाँ पर देखो ये 3 - 1 2 और 4 - -1 ये आ गया 5 -2 ये आ गया डायरेक्शन रेशियो -4 और डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन।
3 माइनस 0 तो ये आ गया 3, 5 माइनस 3 तो ये आ गया 2 और 6 माइनस 2 तो ये आ गया 4। यस, ये आ गया 6। नाउ द डॉट प्रोडक्ट ले लो इन दोनों का, इनका क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गए तो परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दिस इनटू दिस 6, दिस इनटू दिस 10 और -4 इनटू -4, सॉरी -4 इनटू +4 तो ये हो गया 16, -16 ओ सॉरी -16 आ गया ये। तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया बेटा। ध्यान से देखो, अगर मान लो कि यार ये वाला जो वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियो और ये वेक्टर बी का है, ये वेक्टर बी का है, तो आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इट कम्स आउट टू बी 0। हेंस जो लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2। दो लाइन जिनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए वो क्या रहेंगे, वो परपेंडिकुलर रहेंगे। बस इतनी सी बात समझनी है, दिमाग में इस चीज को बिठा लो, है ना, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या बोल रहा है कि यार ये यहां से और पैरेलल टू द ये, तो पैरेलल प्रूफ करना है तो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो बराबर आना चाहिए, राइट। तो यहां पर भी बेटा सेम करेंगे। देखो dr1 2 माइनस 4 तो -2, 3 माइनस 7 -4, 4 माइनस 8 -4 और dr2 सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो को dr2 कह रहे हैं हम। 1 ये हो गया, 2 हो गया, 2 माइनस -2 तो +4 और 5 माइनस 1 तो 4। अब ध्यान दो बेटा, dr1 और dr1 अपॉन में dr2 करना, रेशियो करना, चला करके देखते हैं। -2 बाय -2 तो -1 है ना, बराबर -4 बाय -4 तो -1 बराबर -4 बाय, देखो सब तो बराबर ही आ गया। और जब डायरेक्शन रेशियो का रेशियो बराबर आ रहा है तो आप क्या बोलते हो, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। सिंस रेशियो ऑफ dr are equal, hence जो लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ना, कंफ्यूज नहीं करना है। पैरेलल प्रूफ करना है तो डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल कर दो, और परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो डॉट प्रोडक्ट को 0 लेके आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द, देख लो ये पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ है बेटा, ये पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ है और पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है। तो आर वेक्टर हमारा क्या होता है, a प्लस लैम्डा बी होता है। तो ध्यान देना, ए वेक्टर ये रहा, पासिंग थ्रू पॉइंट का ही वेक्टर होता है ए वेक्टर। तो i प्लस 2j प्लस 3k कैप ब्रैकेट में डाल दो प्लस लैम्डा। बी वेक्टर ये रहा, पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है आपको, और कुछ करना ही नहीं भाई, करना ही नहीं कुछ। ठीक है, आप चाहे तो आंसर को यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं इसको। 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप, थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करके 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, और ध्यान देना 3 माइनस 2 लैम्डा के कैप। ये बेटा आपके लाइन का फाइनल इक्वेशन हो गया इन वेक्टर फॉर्म। अब बेटा अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर पूछता, तो अगर ये तो वेक्टर फॉर्म में बना दिया, ये मैंने, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। आपके एग्जाम में वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों ही आ जाता है। तो कार्टेशियन फॉर्म, अभी तुम अपना नोटबुक थोड़ा सा पीछे पलटा के देखो, अभी हमने ये लिखा था x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। क्या यही लिखा हुआ है? तो बेटा ये देख लो, x1 y1 z1 ये रहा पासिंग थ्रू पॉइंट होता है, तो x माइनस 1 अपॉन में a, इसका पैरेलल वेक्टर के कोएफिशिएंट 3, y माइनस 2 अपॉन में 2 और z माइनस 3 अपॉन में कितना हुआ बोलो, माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। बस इतना लिख के छोड़ देना और कुछ नहीं करना। अगर आपकी श्रद्धा हो तो यहाँ पे लैम्डा लगा देना, अदरवाइज मत लगाना, छोड़ो। लैम्डा लगाओ चाहे के लगाओ, कोई मतलब नहीं है। सर जो अपॉन में ABC है वो पोजीशन वेक्टर, हाँ, पासिंग थ्रू पॉइंट है। नहीं, ध्यान दो। अभी मैंने बताया ये जो x1 y1 और z1 है, ये पासिंग थ्रू पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियो है। और ये जो नीचे में जो लिख रहा हूँ
ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है। ध्यान देना बेटा, ये सब भूलना नहीं है, ये सब डायरेक्शन रेशियो है ऑफ पैरेलल वेक्टर, राइट। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल, यही तो दिक्कत है, कंफ्यूजन तभी क्रिएट होती है। एक बार आपको एकदम क्लियर करना है, एकदम क्लियर करना है। इधर देखो x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c, एकदम क्लियर रहना एकदम। ये x1 y1 z1 ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, a b c ये पैरेलल वेक्टर है, और x y z ये लाइन का ही डायरेक्शन रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा है कि यार वेक्टर और कार्टेशियन दोनों में बता दो, तो सिंपल है, ये वाला आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है, और द इक्वेशन ऑफ पास इज थ्रू द पॉइंट दिस एंड इन द डायरेक्शन, और ये हो गया ये पैरेलल वेक्टर है ना, ये हो गया पैरेलल वेक्टर, ये आपका हो गया पैरेलल वेक्टर, चलो मैं कर ही देता हूँ, और ये हो गया पासिंग थ्रू पॉइंट, ठीक है। तो देखो वेक्टर फॉर्म में पहले आंसर देखो इसका, तो क्या होता है r बराबर a प्लस लैम्डा b, पासिंग थ्रू पॉइंट वाला वेक्टर ये रहा 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा, और ये रहा पैरेलल वेक्टर i प्लस 2j माइनस k। तो ये हमारा हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में आंसर। थोड़ा सा और बढ़ा के लिख दो, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 4 माइनस लैम्डा के कैप। ये हो गया हमारा इसका वेक्टर फॉर्म में ना। बेटा इसका कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? ये कर रहे हैं 5वां, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। ध्यान दो, तो x माइनस x1 अपॉन में a बराबर y माइनस y1 अपॉन में b बराबर z माइनस z1 अपॉन में c। तो बच्चों ये देखो यहाँ पर x माइनस में पासिंग थ्रू पॉइंट वाला है, तो ये है 2 अपॉन में पैरेलल वेक्टर अपॉन में 1 बराबर y प्लस 1 हो जाएगा ये, और b देख लो वहाँ पे 2 है, z यहाँ पर हो गया माइनस 4, और c देखो बच्चों वहाँ पे माइनस 1 है। तो ये आपका आंसर हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, सर ABC जो है वो पैरेलल वेक्टर के वो है। यस यस यस, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा यहाँ पर देखो, ये पासिंग थ्रू पॉइंट ये गिवन है आपको, ये रहा, और ये रहा पैरेलल वेक्टर, एक सेकेंड, एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है। तो बेटा ये आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि ये रहा पासिंग थ्रू वेक्टर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस 2i प्लस 4j माइनस 5k, ये तो हो गया पासिंग थ्रू, और पैरेलल वेक्टर ये लिख दिया मैंने। तो इसका आप लोग खुद करके देख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो बी वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या है? 3i प्लस 7j प्लस 2k, और देखो ए वेक्टर मतलब पासिंग थ्रू वाला, ये हो गया 5i माइनस, एक सेकेंड, ओके हाँ, ये हो गया माइनस 4j, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लगा लेंगे ना इसको, 6k। इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लगाओगे, यहाँ पे देखो x माइनस 5/3, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर देखो y माइनस होता है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये -4 रहा होगा, तभी वो प्लस हुआ है। तो ये हो गया, तो नीचे से आ गया b वेक्टर दैट इज पैरेलल वेक्टर, और ये ऊपर वाली वैल्यू से आ गया a वेक्टर पासिंग थ्रू वाला। बस उसने बोला कि इसको ना वेक्टर फॉर्म में लिख दो, तो वेक्टर फॉर्म होता है a प्लस लैम्डा b। तो बेटा ये हो गया हमारा 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये हो गया हमारा दूसरा वाला, ठीक है।
चलिए आगे सर बढ़े। इसमें कार्टेशियन फॉर्म में से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वही ए और बी एक्सट्रैक्ट करके वैल्यू डाल दो इसमें, हो गया खत्म। इसको Now- ओपन करने की तो जरूरत नहीं है ना, वैसे यहाँ पे छोड़ सकते हैं ना। यही छोड़ सकते हैं, ये एग्जैक्ट तो यही है, वो बस कहीं कहीं पे कर देते बच्चे, बट उसका कोई रॉन्ग नहीं होगा, वो सही रहेगा ना। बेटा यहाँ पे देखो 8वें क्वेश्चन में एक पार्ट हम करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पे बताना है फाइंड द एंगल। एंगल वाला फार्मूला याद है, ये लिख दो फिर से। cos थीटा बराबर था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हमारा छोटा सा फार्मूला था, छोटा तो नहीं है, बड़ा फार्मूला था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे करेंगे इसको। तो इसको बेटा अगर थोड़ा सा ना अगर हम एनालाइज करें, अगर यहाँ पे एनालाइज करें तो आपका a1 हो जाएगा 3i प्लस जे माइनस 2k का, और b1 हो जाएगा हमारा थीटा निकाल दीजिए। i यस माइनस जे माइनस 2k, और ओके हाँ a2 हो जाएगा हमारा सेकेंड वाली लाइन से उठा लो 2i माइनस जे माइनस 56k, और b2 हो जाएगा 3i माइनस 5j और माइनस 4k का। तो ये हमने सारी चीजें यहाँ से उठा के रख दी। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये वाला कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये वाला डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ऊपर में जो रख रहे हैं लो सीधा कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा तो बेटा ये देखो ऊपर में a1 a2 मतलब इसको और इसको सॉरी ओके, इसमें इसकी तो जरूरत ही नहीं होती है ना। अगर ये वाला इस वेक्टर की बात करें और इस वेक्टर की बात करें तो इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम पैरेलल वेक्टर से ही काम चला लेते हैं। तो ये रहा एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, पहले डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे तो 1 है, 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू माइनस 5 तो प्लस 5, माइनस 2 इंटू माइनस 4 तो प्लस 8, राइट। नीचे देखो इसका मॉडुलस लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 4, और नीचे वाला इसका मॉडुलस लेंगे तो ये हो गया 9 प्लस 25 प्लस में 16। तो ऊपर में देखो कितना आ गया 8 5 13 और 3 16, और ये हो गया √6, और ये हो गया 25 41 50। तो 16 5√2 और 5√12 ये चीज आ गई। तो ये है cos थीटा। तो अगर आपको थीटा चाहिए, थीटा हो गया cos इनवर्स 16/5√12। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये सर A1 और A2 को कटें। A1 A2 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जहाँ पे जब हम एंगल की बात करते हैं तो मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, तो मैं इसका पैरेलल वेक्टर लेता हूँ मान लो B1, और इसका पैरेलल वेक्टर लेता हूँ B2, और इन्हीं के बीच में मैं एंगल फाइंड कर लेता हूँ। तो मेरे को A1 और A2 का कोई काम यहाँ पे है नहीं, लिखे इसलिए सो दैट कि कंफ्यूजन ना रहे, और मैंने काट दिया इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि A1 और A2 यहाँ पे कोई रोल नहीं है ना। नहीं तो नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट ही कर देता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकती थी कि यार A1 और A2 का क्या काम है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप व्हेन यू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस देयर इज नो नीड फॉर द पासिंग थ्रू पॉइंट वाले का वेक्टर। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर भी बेटा आपको एंगल ही निकालने हैं, तो इस क्वेश्चन में से भी एक पार्ट हम करेंगे बेटा। इसमें से क्वेश्चन कौन सा पार्ट करवाओ तुम लोग बताओ, 1 और 2 में से कौन सा पार्ट करवाऊं? तो एक काम करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट इसका करेंगे, राइट। चलो तो सबसे पहले अभी जैसे क्योंकि अब तो कर लिया आपने, तो एंगल निकालने वाले क्वेश्चन में आपको बी वेक्टर चाहिए, मतलब पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो ध्यान देना बेटा जी, आपका B1 वेक्टर क्या आ जाएगा, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना नीचे वाले, तो ये आ गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, 2i प्लस 2j प्लस k कैप। और इधर देखेंगे आप B2 वेक्टर के लिए, ये 4 है 1 है 8 है, तो ये हो गया 4i कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप।
तो cos थीटा का फॉर्मूला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, नीचे आ गया a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख के, फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। ये देखो मल्टीप्लाई कर दो 8 2 और 8, यहाँ भी 8 हो गया ना, 1 इंटू 8 8। इधर देखेंगे बेटा, इसका करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 1, लो जी इधर करो अब 16 प्लस 1 प्लस 64। ध्यान देना बेटा, ऊपर में आ गया 16 18, ये हो गया √9, ये है 81, तो 18 9 का √3 और 81 का √9, 9 2 पे कटा, तो थीटा बराबर क्या आ गया, cos इनवर्स 2/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक ना, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा करेंगे अभी। सर यस जो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट वो है कार्टेशियन फॉर्म, उसमें पोजीशन वो क्या कहते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट नहीं है, क्यों? ये वाला, हाँ अरे वो ओरिजिन से पास कर रहा होगा ना बेटा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ये है ना x माइनस 0/2, y माइनस 0/2, z माइनस 0/2, तो मतलब 0 0 0 ओरिजिन से पास कर रहा है। ऐसा कैसे होगा, लाइन होगा और पास नहीं करेगा कहीं से, नहीं, लाइन इनविजिबल लाइन, नॉट पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू, कहता है कि ये दो लाइन है आपके सामने में और ये राइट एंगल पे कट कर रही है बेटा, इसका मतलब थीटा आपको क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, और थीटा 90 है तो इसका मतलब cos थीटा कितना दे दिया आपको 0। बहुत मजे करो, cos थीटा 0 कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, अब सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर है ना, तो सिंपल वो जो पैरेलल वेक्टर होता है, इसका मतलब बेटा b1 डॉट b2 बराबर क्या है 0। क्लियर है ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर का मतलब है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल वेक्टर इज 0। सही है क्या, हाँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल वेक्टर इज 0। तो पहले पैरेलल वेक्टर निकालना भी तो पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, इसमें थोड़ा घपलेबाजी है। ये देखो, इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं इसको, तो x माइनस 1 अपॉन ये हो गया -3, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और दूसरा वाला ये देखो यहाँ पर 7 कॉमन लेना पड़ेगा, y माइनस 2 और वो 7 गया नीचे, 2p/7, और इधर देखो ये वाला तो ठीक है, z माइनस 3/2, इसका मतलब, और एक ये वाला है, राइट, इसको भी देखो यहाँ पर देखो आप लोग, इसमें -7 आप कॉमन लेगो तो x माइनस 1 अपॉन में 3p अपॉन में -7, और ये वाला तो ओके है, y माइनस 5 अपॉन में 1, ये माइनस कॉमन लोगे इसमें तो माइनस नीचे आ गया -5। तो ये बड़ा ध्यान रखना बेटा, है ना, बेशक आप सब कुछ सही लगा दो, लेकिन अगर आपने पहले कन्वर्ट नहीं किया तो आप गलत कर सकते हो क्वेश्चन को। तो बच्चों ये देखो b1, यहां से हमारा b1 आ गया, b1 आ गया यहां से, दैट इज -3p/7 प्लस i कैप प्लस j कैप -5k कैप, ये तो b1 हो गया। और इधर देखेंगे b2 -3i कैप प्लस 2p/7 j कैप प्लस 2k कैप, तो b1 और b2 मिल गया। नाउ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो डॉट प्रोडक्ट करते बेटा यहाँ पर, ये देखो ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट, ये देखो -3p और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, ये आ गया 9p/7, ठीक है, 9p/7 प्लस, अब ये वाला j वाला देखो, ये तो सिंपल 2p/7 ही रहेगा, और ये देखो ये आ गया -10 बराबर 0। क्लियर, -10 को उधर भेज दो, ये हो गया 11p/7 बराबर 10, 11p बराबर में 70 या 70, तो p बराबर में 70/11, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, बट आपने देखा कि ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं इसमें भी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वाला आप लोग खुद करेंगे, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट को जीरो लेके आना, तो ये आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। तो अब ध्यान से देखो, ये जो दो लाइन है, 12वां क्वेश्चन देखोगे तो ये जो दो लाइन है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ये देखिए आप लोग, ये देखो, ये जो दो लाइन दे रखी है आपको, क्या ये वाला और ये वाला पैरेलल वेक्टर है? आंसर है नहीं, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो 1/2 है, इधर 1/2 है, लेकिन बीच में नहीं है, तो इसका मतलब ये स्क्यू लाइन है। कैसे लाइन है? ये स्क्यू लाइन है, स्क्यू लाइन। और स्क्यू लाइन का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, तो स्क्यू लाइन का फॉर्मूला था हमारा, दैट इज डी बराबर में A2 माइनस A1 क्रॉस डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 और पूरे का मॉडुलस, ये था। सो अब क्या करना है, पहला काम है A2 माइनस A1। तो ढंग से देखो बेटा, ये जो चीज है ना, ये वाली, ये आपका है A1, और ये जो चीज है ये है आपकी B1, और ये चीज है आपकी A2, और ये चीज है B2। ठीक है, ये चीज है B2। तो A2 माइनस A1 तो बड़े आराम से निकल जाएगा, ये लो तुरंत निकाल देता हूं मैं, A2 माइनस A1 सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, दो में से एक मतलब I कैप, -1 -2 तो -3 J कैप, और -1 -1 तो -2 K कैप। तो ये तो आ गया A2 माइनस A1। लेकिन जो ये B1 क्रॉस B2 करना है, ये थोड़ा सा आपको देखो डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, I J K। और ध्यान से देखो बेटा, B1 ये देखो यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट ले लो 1 -1 +1, और नीचे वाले का 2 1 2, और इसको आप सॉल्व कर देंगे, राइट? इसको हम सॉल्व कर देंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। तो I दिस कैंसल, ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -2 -1 तो -3 हो गया। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन का भी थोड़ा ध्यान रखना, इधर प्लस और इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस J कैप, और J कैप के लिए इसको हटाओ तो 1 × 2 2 और -2 तो ये तो 0 हो गया, और प्लस K कैप, ये वाला और ये वाला लाइन हटाना है तो 1 -2 तो +3 हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये आपका आ गया -3 I कैप +3 K कैप, ये आ गया आपका B1 क्रॉस B2 वेक्टर। तो अगर इसको नीचे में रखने के लिए हमें क्या चाहिए? इसका मॉडुलस भी चाहिए। तो B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा बेटा 9 + 9, स्क्वायर करते हैं ना, तो √18 या फिर 2√9, 3√2, ये आ गया हमारा। सर जैसे पैरेलल लाइंस में जो बी वेक्टर होता है वो सेम होता है ना, हाँ, और स्क्यू लाइंस में अलग होता है, तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा मॉडुलस। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट किसका? इसका और इसका। तो यहाँ पे देखो A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2। तो बेटा ये देखो डॉट प्रोडक्ट कहाँ गया? ये देखो 1 × में -3 तो -3, और J वाला टर्म तो उसमें है ही नहीं तो 0, और -2 × में 3 -6, तो आंसर इज -9 ना। इन सभी वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में रख देना है आपको, इन सभी वैल्यू को ऊपर वाले फॉर्मूले में। देखो D कितना आ जाएगा, तो आप ही लोग बताओ। ऊपर वाली वैल्यू मेरी कितनी आई है? -9 आई है, और नीचे वाली वैल्यू मेरी कितनी आई है? 3√2 आई है। तो 3 से ये 3 पे कटा, तो क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, मॉडुलस ले रहा हूँ, तो आंसर आ गया 3/√2। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर।
तो इसमें काफी सारे स्टेप्स है, थोड़ा काफी आपको ध्यान से करना है। एक दो बार आप खुद से करके देखोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब अगला वाला मैं करूंगा नहीं, बट थोड़ा सा हिंट देता हूं क्या है। यहां पर देखो शॉर्टेज डिस्टेंस लेना बेटा, एक सेकंड। ये जो क्वेश्चन नंबर हमने अभी 12 किया, नहीं हमने कौन सा किया अभी, 12 भी किया। ओके हमने 12 किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में आपको जो इक्वेशन है ना, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है, राइट। तो देखो इसमें इस वाले में से आपको निकालना है a1 और b1। तो b1 तो नीचे वाला वेक्टर होता है, साफ साफ पता है। देखो यहां से इधर देखो, यहां पर आपका a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू पॉइंट, ये माइनस 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 ले लो तो माइनस आई माइनस जे माइनस के कैप, और b1 वेक्टर ये हो गया हमारा नीचे वाला 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। नाउ a2 इधर से आएगा, -3i का हाँ माइनस नहीं प्लस, प्लस वो ऑलरेडी माइनस है ना इसीलिए। तो 3i कैप 5 प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, राइट। और b2 वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब ये बेटा सारा कुछ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह जो भी पिछले क्वेश्चन में किया है बिल्कुल सेम अप्लाई करके इसको आप लोग खुद से कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने में, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ द इक्वेशन। अब एक बात बताओ, ये जो आपको ये दिया हुआ b1 और ये दिया हुआ b2, क्या ये दोनों सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पर रेशियो देखो 1/2 है और यहाँ पे 3/3 अलग अलग हो गया। ये स्क्यू लाइन है और स्क्यू लाइन वाला सेम क्वेश्चन अभी हमने ये वाला किया 12वां क्वेश्चन, और डिटो यही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, राइट। तो ये पूरा कर लोगे आप लोग खुद से ही। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहली बात तो ये आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान देना बच्चों। तो ये देखो जरा, पहला वाला जो r वेक्टर है ना, ये हो गया 1, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करो तो i कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2tk कैप। अब ध्यान दो, i माइनस 2j प्लस 3k ये हो गया। और देखो इधर से बेटा माइनस कॉमन ले लो आप, क्या होता है a माइनस लैम्डा b होता है ना, तो ये माइनस लैम्डा की जगह यहाँ पर t है, t कॉमन ले लो तो यहाँ पर हो गया i कैप प्लस j कैप माइनस तो कॉमन ले लिया तो प्लस 2k कैप। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ये पहला वाला वेक्टर, राइट। दूसरा वाला वेक्टर कन्वर्ट करते इधर की तरफ देखेंगे आप लोग, r बराबर पहले मल्टीप्लाई कर लो एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2sj कैप माइनस j कैप माइनस 2sk कैप माइनस k कैप। ये चीज हो गया, ओके। तो i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप ये हो गया, और इधर s कॉमन ले लो आप, माइनस s कॉमन ले लो आप, माइनस s कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखो माइनस i बचा, इधर देखो माइनस 2j बचा, और यहाँ पे प्लस 1k बचा। ये चीज आ गई। अब एक बार जब कन्वर्ट हो गया ना, तो अब आराम से आपके सामने में दिख रहा है कि यार ये वाला तो सर a1 हो गया, और ये चीज हो गई b1, ये चीज हो गई b1, और ये चीज हो गई हमारी a2, और ये चीज होगी हमारी b2। ठीक है, इसके बाद आपको खुद ही करना है। डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मालूम ही है, क्या होता है फॉर्मूला, a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और टोटल का मॉडुलस ले लेना है, जो आंसर आ जाएगा वो आज। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मिसलेनियस का क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे, या फिर मैं कभी बाद में इसकी वीडियो बनाऊंगा।
तो बाकी सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चीज़ें आप सीखने को आपको मिली है और वीडियो आपने पूरा देखा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। कितना हो गया? 1 घंटा।